हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि सेल ऑर्गेनेल है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आज हमें देखना है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी बॉडीज़ भी बोला जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी जो है उसका यूज़ क्या है और उसका रोल क्या होता है सेल के अंदर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज़ मेड अप ऑफ 5 to 8 hollow and flat sacs placed parallel to each other। अगर आपने यहाँ पे देखा डायग्राम में तो आपको यहाँ पे कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, गोनी की तरह। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा और वो सैक जो होंगे वो फ्लैट होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक सैक है। ठीक है, इस सैक के बाजू में दूसरा सैक है यहाँ पे, उसके बाद तीसरा सैक। तो ये बेसिकली सैक लाइक स्ट्रक्चर है और वो एक दूसरे को पैरेलल अरेंज्ड है। तो ये 5 to 8 सैक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो 5 to 8 सैक्स मतलब क्या होती है, जिसको हम गोनियाँ बोलते हैं ना, गोनी। तो यहाँ पे ये फर्स्ट गोनी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, तो ऐसे एक दूसरे को पैरेलल अरेंज करके ये सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे को अरेंज होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। अब ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसका काम क्या है? ठीक है, इसका डायग्राम तो हमें समझ में आ गया, यहाँ पे डायग्राम दिया है। उसके अंदर अलग अलग जो चीज़ें हैं, जैसे सिस्टरने हुआ, सिस फेस हुआ, उसका न्यू वेसिकल, सिक्रेटरी वेसिकल, ल्यूमेन, फ्यूजिंग वेसिकल, ये सारे चीज़ों का रोल क्या है ये भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो भी चीज़ें हमें उसके शॉर्ट नोट के फॉर्म में दी हैं वो पहले पढ़ेंगे। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स 5 to 8 हॉलो और फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है और वो सारे सैक एक दूसरे को पैरेलल अटैच होते हैं। दीज सैक्स आर कॉल्ड सिस्टरने, और इन जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उन्हें ही सिस्टरने बोला जाता है। तो ये सिस्टरने मतलब यहाँ पे जो सैक दिख रहा है हमें, ये जो सैक है ये, उसके बाद ये वाला सैक। ठीक है, ये सैक है मतलब अंदर हम कुछ भर के रख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ भर के रख सकते हैं हम लोग, इसके अंदर भर सकते हैं कुछ। ठीक है, तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं सिस्टरने। क्या बोला जाता है? ये सैक्स जो है उनको बोला जाता है सिस्टरने। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? सिस्टरने बोलेंगे। एंड आर फिल्ड विथ डिफरेंट एंजाइम्स, और उसके अंदर अलग अलग एंजाइम्स को भरा होता है। इसके अंदर भरने के लिए जगह है। मैंने आपको पहले बोला कि इसके ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो गोनियों का काम क्या होता है? गोनियों के अंदर हम कुछ ना कुछ भरते हैं, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ भर के रखा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स। इसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स। तो इसके अंदर हम एंजाइम्स भरेंगे, इसके अंदर एंजाइम्स भरेंगे। ठीक है, और उसको हम क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरे जगह पे उसको मतलब पैक करके, उसको पैकिंग का काम करेगा, वो एंजाइम की पैकिंग का काम करेगा, और फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भेजा जाएगा, ईआर के पास। और ईआर का काम क्या होता है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, तो ईआर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको ट्रांसपोर्ट करेगा और इनका काम है पैकिंग करने का। ठीक है, ओके। तो अब तक तो हमें इतना समझ में आ गया कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है और उन सैक्स को बोला जाता है सिस्टरने। और उसके अंदर क्या फील होता है? एंजाइम्स फील होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स। The proteins coming from endoplasmic reticulum are enclosed in vesicles which come towards Golgi complex via cytoplasm। अब जो प्रोटीन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, प्रोटीन जो है वो आता है, जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, वो वेसिकल्स के अंदर इनक्लोज्ड होता है। इनक्लोज्ड होता है मतलब उसके अंदर भरा होता है, वेसिकल्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फ्यूजिंग वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स है। तो वेसिकल के अंदर से प्रोटीन लेके आते हैं। कौन प्रोटीन लेके आता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे वेसिकल जो है वो प्रोटीन लेके आते हैं। ये कहाँ से लेके आए हैं प्रोटीन को? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, यहाँ पे समझो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आया। कौन आया? प्रोटीन। लेकिन ये जो प्रोटीन है वो किसके साथ आया है? वेसिकल्स के साथ, वेसिकल्स के अंदर बैठ के।
ठीक है, वेसिकल के अंदर बैठ के। और ये प्रोटीन लेके वेसिकल जो है वो किसके पास आती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। तो इसका मतलब क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लेकर आते हैं वेसिकल्स, वेसिकल्स प्रोटीन लेके आते हैं किसके पास, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। लेकिन ये वेसिकल जो है वो तैरते हुए आते हैं, ठीक है, स्विमिंग करते हुए। तो ये किसके अंदर से स्विमिंग करते हुए आते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये वेसिकल तैरते हुए गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच जाते हैं। ओके, they fuse with the formation phase of the Golgi membranes and empty their contents in the cistern। तो जब वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आते हैं, ये सारे वेसिकल्स जो है, ये सारे वेसिकल्स जो है, फ्यूज्ड वेसिकल्स जो है, ये वेसिकल्स जब उसके पास आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, तो वो क्या करते हैं, वो फ्यूज़ हो जाते हैं फॉर्मेशन फेस के साथ। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन फेस है उसके साथ, जिसको सिस फेस बोला जाता है, सिस फेस, इसके साथ वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। और जो भी लेके आए हैं प्रोटीन वगैरह जो लेके आए हैं वो उस गोनी के अंदर, उस सिस्टर्ने के अंदर डाल देते हैं। सिस्टर्ने मतलब जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो लेकर आए हैं प्रोटीन वो डाल देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या समझना है, देखो आपको समझना है कि समझो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक गोडाउन है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक गोडाउन है। और इस गोडाउन से प्रोटीन जो माल है, उसके अंदर एक माल है, वो है प्रोटीन, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को है, प्रोटीन जो उसका माल उसके अंदर रखा हुआ है वो लेके आना है। तो वो लेकर कौन आता है, वो लेकर आते हैं वेसिकल्स। कौन आते हैं, वेसिकल्स। तो वेसिकल्स जो है वो प्रोटीन भर के, ठीक है, ये देखो वेसिकल जो है वो प्रोटीन भर के लेके आएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लेके आने वाला कौन है, वेसिकल। तो ये वेसिकल कहाँ पे आएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आएगा। और फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, इनके अंदर खाली जगह है, तो वो क्या करेगा, जो सिस फेस है, सिस फेस मतलब जो फॉर्मेशन फेस है, यहाँ पे आएगा। और फिर ये वेसिकल्स जो है, ये वेसिकल्स इसके अंदर जो है वो क्या कर देंगी, इसके अंदर जो भी प्रोटीन लेके आए हैं वो प्रोटीन इसके अंदर गोनी के अंदर डाल देंगी, एम्प्टी कर जाएंगी, यहाँ पे भर देंगी, ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगी, वो प्रोटीन को भर देंगी। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, ठीक है, ओके। एज दे पास थ्रू द सिस्टर्ने दे आर केमिकली मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। अब आपको तो मालूम है कि ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर एंजाइम्स तो पहले से ही फिल्ड है, ठीक है, एंजाइम्स तो उसके पास है ही। तो जब ये जब आते हैं, जब ये प्रोटीन्स आते हैं, तो वो एंजाइम के साथ जो है वो मॉडिफाई, एंजाइम जो है वो प्रोटीन के साथ केमिकल रिएक्शन कर देता है, प्रोटीन को वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो प्रोटीन का मॉडिफाई होने का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जब एंजाइम्स और प्रोटीन का मुकाबला होता है, ठीक है, एंजाइम्स और प्रोटीन। क्योंकि इस सैक के अंदर एंजाइम्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, सैक के अंदर एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है। और अब क्या हुआ है, ये जो हमारे वेसिकल्स है वो प्रोटीन लेके आए और उन्होंने वो प्रोटीन इस सैक के अंदर डाल दिया। तो इस सैक के अंदर जो एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स और वो प्रोटीन, इनका रिएक्शन हुआ और प्रोटीन जो है वो क्या हो गए, मॉडिफाई हो गए, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है, ओके। तो एज दे पास थ्रू द सिस्टर्ने दे आर केमिकली मॉडिफाई हो जाते हैं प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम उनको मॉडिफाई करने में मदद करते हैं। दे आर अगेन पैक्ड इन द वेसिकल्स। और फिर से वो वेसिकल जो है, वो ये जो गाड़ी मैंने दिखाई वेसिकल की, ये जो वेसिकल नाम की जो गाड़ी है, वो वेसिकल के गाड़ी के अंदर वो प्रोटीन्स को फिर से भरा जाता है, मॉडिफाइड प्रोटीन को उसके अंदर डाला जाता है। और दिस वेसिकल्स एग्जिट फ्रॉम द मैचुरेशन फेज। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो मैचुरेशन फेज जो है वहाँ से वो वेसिकल्स बाहर निकलते हैं। दस सिस्टर्ने वर्क्स लाइक अ पैकिंग डिपार्टमेंट दैट पैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स सब्सटेंसेस। तो इसका मतलब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, सिस्टर्ने जो है, वो पैकिंग डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पैकिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, पैकिंग डिपार्टमेंट, ये पैकिंग डिपार्टमेंट का काम करता है।
तो पैकिंग डिपार्टमेंट का काम क्या करता है, मतलब क्या करता है, यहाँ पे आपको देखना होगा कि उसने क्या किया। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। उसने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे जो वेसिकल है, ये है हमारा वेसिकल, ठीक है। वेसिकल ने क्या किया, वेसिकल प्रोटीन लेके आए। क्या लेके आ गए, प्रोटीन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन दिया वेसिकल को, और ये सारे वेसिकल साइटोप्लाज्म के अंदर से ऐसे तैरते हुए, साइटोप्लाज्म के अंदर से तैरते हुए किसके पास आ गए, हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हमने गोनियाँ रखी हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर ने बोलते हैं, ठीक है। सिस्टर ने सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ये सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमने सारी गोनियाँ रखी हैं, ये सारी गोनियाँ रखी है हमने यहाँ पे। तो इन गोनियों के अंदर ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी एंजाइम्स प्रेजेंट है। इन गोनियों के अंदर ऑलरेडी एंजाइम्स प्रेजेंट है। जब ये वेसिकल प्रोटीन को उसके अंदर डाल देगा, तो प्रोटीन जो है, वो जो प्रोटीन है वो एंजाइम के साथ रिएक्ट होंगे, और एंजाइम के साथ रिएक्ट होके प्रोटीन का क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएंगे, मॉडिफाइड प्रोटीन। तो अब क्या होगा, ये मॉडिफाइड प्रोटीन जो है, ये मॉडिफाइड प्रोटीन फिर से किसके अंदर आ जाएंगे, वेसिकल के अंदर, वेसिकल के अंदर, ठीक है। और ये मॉडिफाइड प्रोटीन अब इसके अंदर आ गया, मॉडिफाइड प्रोटीन, और फिर ये वापस चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंपल प्रोटीन आया, वेसिकल ने उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर डाला, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर एंजाइम प्रेजेंट थे, उन्होंने प्रोटीन को मॉडिफाई किया, और जो फिर मॉडिफाई हुआ प्रोटीन है वो वेसिकल वापस लेके गए, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ पैकिंग करने के लिए वो लेके आए थे, है ना। उसको एंजाइम के साथ मॉडिफाई किया और फिर से पैक करके वापस भेज दिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसका मतलब हमारे जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो सिस्टर ने, जो सैक-लाइक स्ट्रक्चर है, सिस्टर ने वर्क्स लाइक पैकिंग डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है, जो प्रोटीन को लेके आ रहा है, और प्रोटीन को वेसिकल लेके आने के बाद उसको मॉडिफाई करके फिर से पैक करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, अब इसके काम क्या क्या है, फंक्शंस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस। तो सबसे पहला कि ये एंजाइम को सिक्रेट करता है, एंजाइम्स होते हैं ना इसके पास। अगर वो एंजाइम्स वाला पार्ट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो एंजाइम वाला ऑर्गेनल है, तो उसको हम सिक्रेटरी ऑर्गन बोलेंगे, सेल का सिक्रेटरी ऑर्गन। सिक्रेटरी मतलब क्या, जो सिक्रीशन करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ता रहता है। तो एंजाइम्स बनाता है ना, वो एंजाइम्स भरे होते हैं उसके अंदर, तो इसीलिए उसको सिक्रेटरी ऑर्गन्स बोला जाता है। उसके बाद ये मॉडिफाई करता है, ठीक है, मॉडिफाई करता है, पैक करता है, सॉर्टिंग करता है। तो ये मॉडिफाई, सॉर्ट और पैक करने का काम करता है मटेरियल्स को। अब कौन कौन से मटेरियल को मॉडिफाई करता है, अभी तो हमने देखा प्रोटीन को करता है वो, ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रोटीन को नहीं करता, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो मॉडिफाई करता है, ठीक है, और पैकिंग भी करता है। तो मॉडिफाई करना और पैकिंग करने का काम करता है। किसका किसका पैकिंग और मॉडिफिकेशन करता है वो, एंजाइम्स का, म्यूकस का, प्रोटीन्स का, पिगमेंट्स का, एक्सेट्रा। तो बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं, जो सेल के अंदर ज़रूरी न्यूट्रिशन वगैरह जो आता है, प्रोटीन्स, म्यूकस, ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, उनका पैकिंग करने का काम, उनको मॉडिफाई करने का काम, ये सारी चीज़ें जो है वो कौन करता है, हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। उसके बाद थर्ड, इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स। आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि वैक्यूल्स जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वैक्यूल्स बनाता कौन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। वैक्यूल्स बनाने का काम भी कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। उसके साथ साथ सेल वॉल बनाने का काम में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल बनाने के काम में मदद करता है, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और लाइजोसोम्स को, ठीक है। लाइजोसोम्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल में बनाते हैं और सेल में वॉल बनाते हैं, और सेल वॉल बनाने के काम में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइजोसोम्स को हेल्प करता है, कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या क्या काम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो सिक्रीशन करता है, सिक्रेटरी ऑर्गन है। उसके बाद दूसरा उसका काम है पैकिंग करना एंड मॉडिफाई करना, पैकिंग एंड मॉडिफाई करना, किसको, मटेरियल। अब वो मटेरियल में प्रोटीन आ सकता है, एंजाइम आ सकते हैं, इन सबको मॉडिफाई करने का, पैकिंग करने का काम करता है। तीसरा इसका काम ये है
कि वो वैक्यूल्स बनाता है। क्या बनाता है? वैक्यूल्स बनाता है सेल वॉल, प्लांट सेल के अंदर। और वो सेल वॉल बनाने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और लाइजोसोम का हेल्प करता है। तो ये सारे 4 फंक्शन है इसके, और ये चारों फंक्शन आपको याद रखने हैं। ओके, अब हमें देखना है लाइजोसोम्स। अब यहाँ पे देखो, व्हाट हैपन्स टू द एग्रीकल्चरल वेस्ट आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन इट इज डंप्ड इन अ कंपोस्ट पिट। आपको मालूम है कि जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उसको अगर हमने कंपोस्ट पिट के अंदर डाला तो उसका क्या बन जाता है? फर्टिलाइज़र बन जाता है। ठीक है, फर्टिलाइज़र बन जाता है ना। जो हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है? वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो ज़मीन के लिए ज़मीन को फर्टिलाइज़र करने के लिए, ज़मीन को अच्छा करने के लिए यूज़फुल होता है। तो अगर एग्रीकल्चरल वेस्ट को कुछ दिनों तक हमने डंप करके रखा कंपोस्ट पिट में, तो उसका क्या बनता है? नेचुरल फर्टिलाइज़र बनता है। और वो सड़ता है ना, सड़ने के बाद उसकी प्रोसेस होती है और वो नेचुरल फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट होता है। अब ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द सेल, ऑर्गेनिक वेस्ट इज जनरेटेड। देखो यहाँ पे बहुत सारे सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो सेल के अंदर होती है। अब इसका मतलब क्या है? सेल के अंदर अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है तो वहाँ पे कोई वेस्ट जनरेट होगा ही, है ना, कुछ वेस्ट बनेगा। तो इस वेस्ट को बाहर निकालने का काम कौन करता है? इस वेस्ट को बाहर निकालने का काम कौन करता है? लाइजोसोम्स करते हैं। तो देखते हैं लाइजोसोम का काम क्या है। बेसिकली लाइजोसोम का काम, जैसे हमारे घर में जो भी कचरा जमा होता है, जो भी वेस्ट हमारे घर के अंदर जमा होता है, वो कौन लेके जाता है? जो म्यूनसिपैलिटी के, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो भी लोग होते हैं वो लेके जाते हैं, बराबर है। तो वैसे ही लाइजोसोम जो है वो हमारे सेल के अंदर जो भी कचरा जमा होगा, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस होगा, उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो वो डाइजेस्ट करता है उसको। लाइजोसोम जो होता है वो डाइजेस्ट करता है वेस्ट को, पचाता है, मतलब ख़त्म कर देता है खा के। ठीक है, तो लाइजोसोम्स आर सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ। क्यों? क्योंकि जो भी कचरा जमा है उसको डाइजेस्ट करना है ना, उसको जो भी कचरा जमा है उसको उसे ख़त्म करना है, उसको सफाई करनी है। तो जैसे हमारे एग्रीकल्चरल वेस्ट को अगर हमने डंप कर दिया तो उसके अंदर जो वर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसको खा के उसको पचाते हैं और फिर उसका फर्टिलाइज़र बनाते हैं। तो सिमिलरली लाइजोसोम जो है उनके पास भी क्या है? पचाने की ताकत है, वेस्ट को पचाने की ताकत है। तो वो क्या करते हैं? सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कचरा जमा है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को वो क्या करते हैं? खाते हैं। ये क्या करेंगे? खाएंगे उसको, और फिर उसके अंदर एंजाइम होता है। ठीक है, वो एंजाइम क्या करता है? उसको डाइजेस्ट कर देता है। वो ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। ओके, तो लाइजोसोम्स जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन से बने होते हैं, सिंपल होते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपको, ये देखो एकदम ईजी वाला स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे एकदम ईजी वे में निकाला है। यहाँ पे ये देखो सिंगल मेम्ब्रेन है और अंदर जो है वो क्या है? एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इतना ईजी लाइजोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एकदम ईजी है, बाकी कुछ है ही नहीं उसमें। और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि डाइजेस्टिव एंजाइम किसके अंदर होते हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो लाइजोसोम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इम्यूनो सिस्टम। ठीक है, देखो अगर सेल के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया आ गया और उसने सेल पे अटैक किया तो हमारे सेल को बचाने के लिए लाइजोसोम काम करता है। तो लाइजोसोम जो है वो वायरस और बैक्टीरिया के साथ लड़ने का काम करता है। उसके बाद डिमोलिशन स्क्वाड्स मतलब क्या? अगर कोई सेलुलर ऑर्गेनल, अगर देखो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, आपको मालूम है, न्यूक्लियस है ना। उसके बाद हमने कल देखा उसके पहले लेक्चर में देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हमने देखा जैसे कि हमने अभी देखा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें से किसी एक ने भी काम करना बंद कर दिया, अगर एक भी खराब हो गया, ठीक है, अगर कोई सेल ऑर्गेनल जो है वो काम करने का बंद हो गया तो वो क्या करता है? डिमोलिशन करता है उसका। मतलब क्या करता है? वो सेल ऑर्गेनल जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जो काम का नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वो बोलता है कि यार ये काम ही नहीं कर रहा है तो इसको रखने का क्या फ़ायदा। तो लाइजोसोम क्या करता है? जो भी सेल ऑर्गेनल काम करना बंद करेगा
जो भी सेल ऑर्गेनेल जो है वो डिफेक्टिव बनेगा, काम करना बंद करेगा, तो वो उसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, वो बोलता है इसको रखने का क्या फ़ायदा। और इसको इसको बोला जाता है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस मतलब खुद के अंदर, ऑटोलाइसिस मतलब खुद से खुद को ख़त्म करना। ठीक है, जैसे सुसाइड की तरह ये होता है। ठीक है, सुसाइड। ठीक है, सुसाइडल बॉम्ब भी बोला जाता है इसको, सुसाइडल बॉम्ब। क्या? क्योंकि वो खुद ही अपने सेल को क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। अगर कोई सेल काम करना बंद करेगी तो वो उसको ख़त्म कर देता है। सुसाइड बैग्स, देखो यहाँ पे नाम दिया है सुसाइड बैग्स। व्हेन अ सेल बिकम्स ओल्ड, अगर सेल जो है वो ओल्ड बन गई या फिर डैमेज हो गई। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें से कोई सेल अगर कोई ओल्ड बन गई या फिर डैमेज हो गई तो वो कोई काम की नहीं रहती, तो उसको रखने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो लाइसोसोम जो होते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं, जैसे बॉम्ब की तरह फट जाते हैं। और सेल जो है वो वो लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये तो हमने पहले देख लिया था। तो वो हमारे सेल जो भी खराब सेल है उसको डाइजेस्ट करके उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग स्टारवेशन लाइसोसोम डाइजेस्ट स्टोर्ड प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा। देखो अगर कोई सेल के अंदर कुछ खाना नहीं बन रहा है, ठीक है, तो जब स्टारवेशन का मतलब होता है कि भूख मरी, मतलब कुछ खाना वगैरह नहीं बन रहा है। स्टारवेशन मतलब भूखा रहना। तो स्टारवेशन के केस में लाइसोसोम जो होते हैं वो सेल के अंदर जो प्रोटीन स्टोर्ड होते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, और फैट जो स्टोर्ड है उसको भी डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टारवेशन में अगर प्रोटीन और फैट चाहिए तो वो स्टोर्ड प्रोटीन और स्टोर्ड फैट को डाइजेस्ट करके वो काम चलाता है। ईच अब यहाँ पे हमें देखना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है? विच टाइप ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रन द फैंस, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेयर इज द एनर्जी प्रोड्यूस। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि हमारे घर के अंदर जो फैंस वगैरह चलते हैं, कंप्यूटर्स चलते हैं, उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो आपको सबको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर ये चलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जैसे हर चीज़ को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, वैसे हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है उनको भी अपना काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जो भी खाना हम खाते हैं वो सेल से कुछ लेना देना नहीं है। सेल को चाहिए एटीपी, जो हमने रेस्पिरेशन के चैप्टर में भी मैंने बताया था, एटीपी। क्योंकि हमारे सेल जो है वो एटीपी में एनर्जी मांगते हैं। तो हम जो भी खाते हैं उसको कन्वर्ट करके वो किस में कन्वर्ट करता है? एटीपी में। ठीक है, हमारा सेल उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है। तो हमारे सेल जो है वो खाने को एटीपी में कन्वर्ट करने का काम कहाँ पे करते हैं? तो वो काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? सेल का एटीपी फॉर्मेशन होता है। सेल के लिए जो ज़रूरी एनर्जी है एटीपी, उसका बनने का, फॉर्मेशन का काम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। देखो अब इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। ईच सेल रिक्वायर एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। हर सेल को अपना काम करने के लिए, आपको अभी अभी देखा कि बहुत काम करना पड़ता है सेल को, है ना। सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। और जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, न्यूक्लियस हुआ, है ना, सेल वॉल, ये सारी साइटोप्लाज्म। तो सर हर एक का अपना अपना काम है। तो अपना अपना काम अगर करना है, अगर उनको अपना अपना काम करना है तो उनको एनर्जी मिलनी चाहिए। अगर उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करेंगे, है ना। अगर हमें कुछ खाना पीना नहीं मिला तो हम काम नहीं कर सकते। वैसे ही सेल ऑर्गेनल्स को भी खाना पीना नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेंगे। तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए एनर्जी। अब उनको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी किसके फॉर्म में चाहिए? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए। तो ये एटीपी बनता कहाँ पे है? ये एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पे बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पे ये डायग्राम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, और उसके अंदर हमारा एटीपी फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्म होता है? एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, ओके। अब अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखूंगा तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। हमने अभी अभी देखा लाइजोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था। लाइजोसोम जो था, अभी अभी हमने देखा लाइजोसोम जो था वो सिंगल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से बनी हुई है। डबल मेम्ब्रेन, डबल कवरिंग है उसके ऊपर। कितनी कवरिंग है? डबल कवरिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर डायग्राम देखा आपने तो डायग्राम में आपको यहाँ पे लिख के दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो ये है उसकी इनर मेम्ब्रेन, ये है उसकी इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन लिखा है। और ये जो दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है, ये है उसकी आउटर मेम्ब्रेन। ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन और ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ये जो ब्लू कलर से आपको मैं दिखा रहा हूँ
तो ये है आउटर मेम्ब्रेन। तो ऐसे दो मेम्ब्रेन से डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, ये डबल मेम्ब्रेन से बना होता है। ओके, अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस है। पोरस मतलब उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स हैं। पोरस का मतलब होता है छोटे छोटे होल्स है उसके ऊपर। इसके ऊपर क्या है, छोटे छोटे, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे होल्स हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो डीपली फोल्डेड है। ये देखो बहुत सारी फोल्ड है उसके ऊपर, ये देखो फोल्डिंग है पूरा। ये कैसा है, एक दूसरे में एकदम फोल्ड होके रखे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो फोल्डिंग है पूरा। तो डीपली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन अंदर से फोल्ड है, और बाहर की मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स है, इसलिए उसको पोरस बोला है। पोरस का मतलब क्या होता है, पोरस का मतलब होता है उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या है, होल्स आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस है। क्या है, पोरस। पोरस मतलब उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स है। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, उसके ऊपर फोल्ड है। तो ये क्या है, फोल्डेड। ये क्या है, फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस है। पोरस मतलब उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स हैं। ओके, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो होल्ड है इसके जो फोल्डिंग है, ये जो फोल्ड हुआ है अंदर, ये जो फोल्डिंग है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। ठीक है, ये जो अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है उसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टे बोला जाता है। तो जो दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टे, मतलब इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड हुई है ना उसको क्रिस्टे बोला जाता है। इनर कैविटी इज फिल्ड विथ प्रोटेनिशियस जेल लाइक मैट्रिक्स कंटेनिंग राइबोसोम्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स एंड डीएनए। अगर आपने देखा अंदर, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का कोई चीज़ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये अंदर ये सब, ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है अंदर, ये जो है वो क्या है, इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये जेल है। क्या है, जेल। उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स, ये जेल लाइक मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है, इस जेल लाइक मैट्रिक्स के अंदर होते हैं प्रोटीन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो प्रोटीन है उसके अंदर, उसके बाद राइबोसोम्स है उसके अंदर, फॉस्फेट है, और उसके साथ साथ डीएनए भी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको रखनी होगी याद, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें जो मैट्रिक्स देखने को मिलता है, जिसको हम जेल की तरह होता है, चिपचिपा होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर डीएनए भी होता है। अब तक हमने देखा था कि जो डीएनए है वो सिर्फ और सिर्फ हमने न्यूक्लियस में पाया था। ठीक है, हमने देखा था कि डीएनए जो था वो न्यूक्लियस के अंदर था, लेकिन यहाँ पे हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए देखने को मिल रहा है। ओके, अगर इसके पास डीएनए है, तो वो खुद के प्रोटीन खुद बना सकता है। देयरफॉर इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोटीन्स। यहाँ पे याद रखो, इसके पास खुद का डीएनए है, इसलिए वो खुद का प्रोटीन खुद बना सकता है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन द सेल। एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर कुछ एंजाइम्स, और उन एंजाइम्स का यूज़ करके वो क्या करता है, वो जो भी कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो भी चीज़ें हमने खाई हैं, जैसे चपाती वगैरह जो खाते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, और जो ऑयली वगैरह हम जो खाते हैं, घी वगैरह, वो जो है उससे हमें फ़ैट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है सेल के अंदर जो है उसको ऑक्सीडाइज करने का काम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और उसके लिए वो हेल्प किसका लेता है, एंजाइम्स का। किसका हेल्प लेता है, एंजाइम्स का हेल्प लेके वो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल अगर लेंगे हम, तो ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, और उसका ऑक्सीडेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और वो किसकी हेल्प से करता है, कुछ एंजाइम्स का यूज़ करके। कौन सा एंजाइम यूज़ करता है, ये एंजाइम्स के नाम वगैरह आप 11th-12th में आपको जब एडवांस आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उस एंजाइम का नाम। अगर यहाँ पे दिया होगा तो हम उसको देखेंगे। यस, अब द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, जब जो भी कार्बोहाइड्रेट हमने बोला अभी, कार्बोहाइड्रेट जो है उसको ऑक्सीडाइज करने का काम, जो है वो होता है, और इसके केस में एनर्जी बनती है, और इसकी केस में क्या बन जाती है, एनर्जी। और दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रख जाती है।
और ये एटीपी के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं एनर्जी को, और ये एनर्जी फिर सेल के बाकी ऑर्गेनल्स को पहुंचाई जाती है और वो बाकी ऑर्गेनल जो है वो उस एनर्जी का यूज़ करते हैं और अपना अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये एटीपी का फुल फॉर्म भी यहाँ पे आपको दिया है, एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। प्लांट सेल्स जो है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो कम होते हैं। प्लांट सेल्स हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया देन एनिमल सेल्स, ठीक है। प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, एनिमल सेल्स के पास ज़्यादा होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा एटीपी फॉर्मेशन करता है, एटीपी फॉर्म करता है ना, एटीपी फॉर्मेशन, तो एनर्जी बनाता है। सेल के लिए जो ज़रूरी एनर्जी है एटीपी फॉर्मेशन वो करता है, तो एनर्जी रिच कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है एटीपी। इट प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड जिसका नाम है एटीपी, मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके साथ साथ वो खुद का प्रोटीन खुद बनाता है, ये तो हमने देख लिया था। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन ही होता है ना, बनाना, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है और लिपिड्स का भी। लिपिड्स मतलब फैट्स, है ना, चर्बी। लिपिड्स का मतलब होता है फैट्स, चर्बी। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का सिंथेसिस जो है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसके लिए वो जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी वो एटीपी के फॉर्म में जो बनी है वो यूज़ करता है। अब यहाँ पे आपको एक नोट दी है कि जो हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड कार्पुस्कल्स होते हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसीज है, आरबीसी मतलब हमारे रेड ब्लड सेल, जब हम बोलते हैं हम उसको रेड ब्लड सेल्स, वो क्या काम है उनका, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम है। तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, याद रखो ये, ठीक है। यस, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एब्सेंट होता है आरबीसी के अंदर, ठीक है। यस, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है आरबीसी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो याद रखो कि हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कार्पुस्कल्स जिसको बोलते हैं, या फिर रेड ब्लड सेल्स, वो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। ओके, अब हमें देखना है वैक्यूल्स। अब तक हमने देखा कि वैक्यूल्स जो था वो हमने देखा था प्लांट सेल्स में, हमने देखा था ज़्यादा प्लांट सेल्स के अंदर हमने वैक्यूल्स प्रेजेंट देखे थे। एनिमल्स के अंदर अगर होंगे भी, एनिमल्स में एकदम छोटे होंगे, अगर होंगे भी तो छोटे होंगे, होते ही नहीं ज़्यादा करके, एनिमल सेल में नहीं होते, एनिमल सेल के अंदर नहीं होते वैक्यूल्स। प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इनका रोल क्या है ये देखते हैं, चलो। वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक्स, ठीक है। जो भी सॉलिड या लिक्विड कंटेंट होता है उसको स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये स्टोरेज सैक है, स्टोरेज सैक, ठीक है, मतलब गोनी की तरह, है ना। जैसे हमारे घर के अंदर अगर कोई गेहूँ चावल होता है तो उसको हम गोनी के अंदर भर के रखते हैं, वैसे अगर सॉलिड या लिक्विड कंटेंट कोई है उसको भर के रखना है तो स्टोरेज सैक की तरह वैक्यूल्स को यूज़ किया जाता है। दे डोंट हैव टिपिकल शेप और साइज़, कोई टिपिकल शेप और साइज़ नहीं होता, कैसे भी साइज़ होता है उसका, कभी ऐसा भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई टिपिकल शेप नहीं होता उसका, कोई भी शेप में उसको हम दिखा सकते हैं। तो बेसिकली स्टोरेज स्टैक है और कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, किसी भी शेप में पाए जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द वैक्यूल चेंजेस अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सेल, इसका स्ट्रक्चर हमेशा चेंज होता रहता है, अलग अलग शेप में देखने को मिलता है। जैसे जैसे सेल की ज़रूरत होती है वैसे उसका चेंज हो जाता है शेप। वैक्यूल्स इज़ बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी मेम्ब्रेन सिंगल होती है। अब तक हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया उसका डबल मेम्ब्रेन था, माइटोकॉन्ड्रिया जो था उसका डबल मेम्ब्रेन था, बाकी सब जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन है। इसका काम क्या है, अभी हमने देखा कि स्टोरेज सैक की तरह काम करता है ना। वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक, ठीक है, स्टोरेज सैक की तरह काम होता है। टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, सेल के अंदर का प्रेशर मेंटेन करने का काम, प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, प्रेशर को मेंटेन करने का काम। नहीं तो सेल के अंदर ज़्यादा लिक्विड हो गया, पानी ज़्यादा आ गया तो स्वेलिंग हो जाएगा, ज़्यादा कम पानी हो गया तो श्रिंक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना, उनके ऊपर का प्रेशर, सेल के ऊपर का प्रेशर मेंटेन करने का काम वैक्यूल करता है। उसके बाद ये स्टोरेज सैक की तरह काम करता है, जैसे गोनियाँ होती हैं स्टोर करने के लिए, वैसे वो स्टोरेज सैक की तरह काम करता है। तो क्या क्या स्टोर करता है ये, टू स्टोर मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं और जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वाटर, इसको स्टोर करने का काम करता है। एनिमल सेल के अंदर दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फूड, वाइल इन अमीबा इट स्टोर्स फूड बिफोर डाइजेशन। यहाँ पे देखो एनिमल सेल के अंदर भी ये वैक्यूल्स होते हैं, अगर होंगे तो,
नॉर्मली एब्सेंट होते हैं, लेकिन अगर होंगे तो फिर एनिमल सेल्स में क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को भर के रखते हैं, फूड को भर के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट और फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। तो एनिमल सेल के अंदर अगर वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो वो वेस्ट प्रोडक्ट और फूड इसको स्टोर करने का काम करते हैं। अगर अमीबा देखें, अमीबा आपको मालूम है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही सेल से बना होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अमीबा देखें तो अमीबा के अंदर जो भी फूड होता है उसको स्टोर करता है वो डाइजेशन के पहले। फूड डाइजेस्ट होने से पहले अमीबा जो है वो अपना फूड वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करके रखता है। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूँ तो वैक्यूल जो होते हैं उनके अंदर सेल सैप होता है, और उसकी वजह से सेल सैप की वजह से वो वैक्यूल जो है वो क्या करते हैं, टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। ठीक है, तो सेल जो है थोड़े से टर्जिड और रिजिड, थोड़े से टफ बनते हैं। प्लांट सेल थोड़ा सा टफ होता है बिकॉज ऑफ वैक्यूल्स। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखना है प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड जो है और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट के बाद हमारा ये लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट को कवर करेंगे, और प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट जो है उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी हमने अभी तक देखा उसके ऊपर के सारे शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं। किसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको? सबसे पहले तो आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, ठीक है, और वैक्यूल्स, इन चारों का डायग्राम भी और शॉर्ट नोट, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अभी दो ही बचे हैं, प्लास्टिड्स बचे हैं और दूसरा बचा है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो हमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट हमें प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। तो ये होने के बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क क्या है, चारों का शॉर्ट नोट्स और चारों का डायग्राम।